नमस्कार बच्चों, मैं आज साहित्य वैभव के पहला कहानी बड़े घर की बेटी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का लेखक है उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखा हुआ है। आपकी जन्म 31 जुलाई 1880 काशी के समीप लम्ही गांव में आपकी जन्म हुई है। प्रस्तुत इस कहानी में आधुनिक समाज में मध्यम वर्गीय परिवारों में होने वाले कलह के बारे में सुंदर चित्रण से आप लिखी हुई है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है श्रीकंठ की छोटे भाई लाल बिहारी के अभद्र व्यवहार से उस घर की बहू को बेइज्जत से वो उसके सामने वार्तालाप करता है। इसी के साथ बहू के साथ अपने माँ के घर को, अपने माता जी को भी वो उनके देवर ने गालियाँ देते हैं। एक महिला ने अपने आप को कितने से कितना अपमानित होने के कारण भी वो सहन कर सकती है, लेकिन इस कहानी में अपने माँ के घर को अपमानित को किसी एक औरत ने नहीं सहलाती है। इसी से वो झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। वो झगड़े के कारण से अपने दोनों भाइयों में रहने वाले प्रेम टूटकर लाल बिहारी ने अपने घर छोड़कर चले जाने की निश्चय करता है। तो इस चले जाने के निश्चय से आनंदी का मन जाग उठकर उसको रोक लेती है। इसी हमारे समाज में महिलाओं की क्षमा का गुण अधिक होती है, इसीलिए वो परिवार वो उसी के तरफ से वो बचा लेता है, वो उसको जाने नहीं देती है। इस प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्रधार इस प्रकार है। पहला, वो घर का मुखिया का नाम बेनी माधव सिंह है। बेनी माधव सिंह को दो बेटे होते हैं। पहला है श्रीकंठ और दूसरा बेटा है लाल बिहारी सिंह। दोनों बेनी माधव सिंह के बेटे थे। और भूप सिंह इस कहानी में और एक पात्रधारी भूप सिंह है। भूप सिंह की बेटी आनंदी है। वो आनंदी वो घर की बहू है। आनंदी के पिताजी भूप सिंह है। पहला अर्जुशी इस प्रकार है। पहला शुरुआत इस प्रकार है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। वो उस गांव में बहुत मुखिया एक व्यक्ति और नंबरदार भी थे। कौन? बेनी माधव सिंह कौन है? श्रीकंठ और लाल बिहारी जी के पिता है। और उनके पितामह किसी समय बड़े धन और धान्य संपन्न थे। उनके पिताओं के काल में, किसके पिताओं के काल में? बेनी माधव सिंह के पिताओं के काल में उन्होंने बहुत बड़े धनवान थे वो गांव में। और गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्होंने अपने दादाओं के समय में उस गांव में पक्का तालाब को बनवाया था और मंदिर को भी निर्माण किए गए थे। लेकिन अब बेनी माधव सिंह वो मुरम्मत का मतलब है वो ठीक करने को भी उनके हाथ में नहीं होते थे। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे और कहते थे इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। उनके दादाओं के घरों में अनेक जानवरों को उन्होंने पालन पोषण करते थे। उनमें से एक हाथियों के जगह अब एक बूढ़ा भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था। वो भैंस देखने में पूरे के पूरे एक अस्थि पंजर जैसा दिखा देते थे और पर दूध शायद बहुत देती थी। वो बूढ़ा भैंस क्या करते थे? बहुत से बहुत दूध देती थी। और क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उस सिर पर सवार ही रहता था। उस गांव में रहने वाले कोई भी एक व्यक्ति एक छोटा सा वेजल्स को लेकर उसके पीछे जाते थे, क्योंकि वो भैंस का दूध लेने के लिए।
और बेनी माधव सिंह अपनी आधे से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। बेनी माधव सिंह क्या करते थे, आधा से आधा बहुत से बहुत संपत्ति को वकीलों को दान के रूप में दे दिए थे और उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक ना थी। वर्तमान आय का मतलब है प्रेजेंट का, अब का प्रेजेंट का एक आर्थिक परिस्थिति में 1,000 रुपये साल को नहीं आते थे। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बेनी माधव सिंह को कितने बेटे थे? बेनी माधव सिंह को 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ है और उसने बहुत दिनों के परिश्रम को उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने बहुत परिश्रम से बीए की डिग्री को प्राप्त कर चुकी थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। अब एक उनके गांव के पास एक दफ्तर में मीन्स ऑफिस में नौकरी करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह, बेनी माधव सिंह का छोटे बेटे का नाम क्या है? बेनी माधव सिंह का छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी। और दोहरे बदन का सजीला जवान था, देखने में बहुत अट्ठे कट्टे था। कौन? दूसरा बेटा लाल बिहारी सिंह। और भरा हुआ मुकड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर दूध, ताज़ा दूध वहाँ उठकर सवेरे पीता था। उन्होंने भैंस के 2 सेर कच्चा दूध को ही वो पी रहा था। कौन? बेनी माधव सिंह के छोटे बेटे। और श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। अपने भाई, छोटे भाई के मनस्थिति के फुल उन्होंने ऑपोजिट थे। उनको मन ऑफिसर्स के जैसे थे, लेकिन उसका भाई का मन एक श्रीकंठ ने अपने भाई के स्वभाव से विपरीत गुण थी, क्योंकि इनका गुण अलग थे और इन्होंने इन नेत्र गुण के उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर नौछावर कर दिया था। उन्होंने डिग्री बीए के करने के बाद में वो इसी अक्षरों में उन्होंने सीमित रख गया। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। उनको बीए की पास होने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पिताजी की तरफ से उन्होंने बीए डिग्री को प्राप्त किए थे, लेकिन उनको मन पसंद नहीं था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। उन्होंने आयुर्वेदिक वैद्यकीय के बारे में बहुत इच्छा थी, इसलिए उन्होंने डिग्री को उतना पसंद नहीं करते थे। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। उनका मन हमेशा आयुर्वेदिक औषधियों पर रहते थे। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः करल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। उनके घर में शाम के समय में करल की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। उन्होंने लाहौर से रहने वाले वैद्यों से संपर्क में था। कभी कभी चिट्ठियाँ लिखकर ऐसा उनके साथ में संपर्क में थे। कौन? श्रीकंठ कौन है? बेनी माधव के पहला पुत्र है। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक कथाओं के विशेष प्रेमी ना था। उन्होंने बीए पास होने के बाद ही अंग्रेजी का विषय कहे तो उनको मन नहीं पसंद करते थे, और बल्कि वह बहुत बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किए करते थे। उन्होंने डिग्री पर हमेशा तिरस्कार बातें करते थे। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। इसलिए गांव वाले ने उन्होंने अंग्रेजी को इतना बेइज्जत से कहते हैं, इसीलिए उन्होंने गांव वाले उसको सम्मान करते थे। दशहरा के दिनों में वहाँ बड़े उत्साह से रामलीला के सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। उन्होंने दशहरा के समय पर उत्सवों में, मेलाओं में श्रीकंठ ने सेपरेट में पाठ को लेते थे। और गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। रामलीला को बहुत आदर से करते थे, इसलिए उन्होंने उस रामलीला में पाठ भी
लगाते थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। उन्होंने प्राचीन हिंदू सभ्यताओं को बहुत से बहुत पसंद करता था। और सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। उन्होंने बड़ा परिवार और सम्मिलित कुटुंब को बहुत गौरव और आदर देते थे। आजकल स्त्रियों कुटुंब के मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, आजकल के लड़कियों कौन ऐसा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली रहने को इज्जत करते हैं। उसी वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। इसलिए कुछ औरतों ने श्रीकंठ को निंदा करते थे और कोई कोई तो उन्हें अपमान शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी। इसी सम्मिलित कुटुंब के तरफ से अनेक स्त्रियां उनको बहुत निंदक करते थे। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। उसके श्रीकंठ की पत्नी में भी इस सम्मिलित कुटुंब को विरोध करती थी। और यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी। उनको परिवार में रहने वाले सास ससुर से और देवर जेठ से वो घृणा करती थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। उन्होंने श्रीकंठ की पत्नी आनंदी कहती है, कितने दिनों तक हमें जॉइंट में सहन कर परिवार करना है, या अच्छे तरह रहने समय भी हमें अलग अलग पका कर खाए तो आगे के दिन खुशी से रहती है। ऐसा मेंटालिटी आनंदी का था। लेकिन श्रीकंठ को सम्मिलित परिवार का एक आशा था उनको। और आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उन्होंने बहुत अमीर घर वाले एक लड़की थी। कौन? आनंदी। आनंदी कौन है? श्रीकंठ की पत्नी है। उसके बाप एक छोटे से रियासत के तालुकेदार थे। एक तालुक ऑफिस में उन्होंने काम करते थे। कौन? आनंदी के पिता। और विशाल भवन, उन्होंने रहने वाले भवन भी बहुत विशाल थे। और एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़, फनूस, अनरेरी मजिस्ट्रेटरी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ है। एक तालुकदार ऑफिसर का भोग्य क्या क्या होता है, उसी तरह एक बड़ा विशाल भवन में और हाथी, जानवर और काम वाले, ऐसे अनेक अनुकूल थे। किस घर में? किसके घर में? आनंदी के घर में। यहाँ सभी विद्यमान थे, सभी के सभी यहाँ करंट से मिलते थे। नाम था भूप सिंह। उसका नाम आनंदी का पिता का नाम क्या है था? आनंदी का पिता का नाम भूप सिंह था। एक तालुक ऑफिसर था। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष था। उन्होंने बहुत से बहुत उदार भी था और प्रतिभाशाली भी था। कौन? भूप सिंह। भूप सिंह आनंदी के पिता। और पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। उनको दुर्भाग्यवश से एक लड़का भी नहीं था, पूरे के पूरे लड़कियां था। लड़कियां किसको? भूप सिंह को। और 7 लड़कियां हुई। कितने लड़कियां हुई? 7 मेंबर्स गर्ल्स उसको। दैव योग्य से सबकी सब जीवित रही। और पहले उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया। उन्होंने पहले 3 लड़कियों को बहुत दिलदार से ब्याह करके अपने सास के घर भेज दिए और इसी से 15,000 की उन्होंने सिर पर पड़ा। और तो आंखें खुली तो भूप सिंह की आंखें खोली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। आनंदी 4वीं लड़की थी और वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। 7 लड़कियों में
चारवीं लड़की आनंदी है, उसको रूप में गुण में उन्होंने बहुत सुंदर थी और बहुत गुणवती थी। और इससे ठाकुर भूप सिंह ने उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। और ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें, इसीलिए भूप सिंह को एक धर्म संकट हुआ। मेरा चौथा लड़की आनंदी तो बहुत सुंदर है, इसे किस घर को किसे हमें शादी कर को भेजना है, इसी विषय में बहुत उन्होंने संकट करते थे। और ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदा के रुपया मांगते आया, शायद नगरीय प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गई। ऐसा ही चिंतित में रहने समय एक दिन श्रीकंठ ने किसी एक नगर के चंदा को लेने के लिए भूप सिंह के घर को जाता है। कौन? श्रीकंठ। उसकी रीति रिवाज को रीझ गए, मीन्स बहुत प्रसन्न हो गए। कौन? भूप सिंह श्रीकंठ की एक मन की बातचीत को देखकर बहुत आनंद हुई और अपनी चौथी बेटी आनंदी को श्रीकंठ के साथ ब्याह करके अपने सास घर को भेज दिए। कौन? भूप सिंह ने। किसके साथ? श्रीकंठ के साथ आनंदी को ब्याह हो गई और आनंदी अपने नए घर में आई। आनंदी विवाह के बाद अपने पति के घर चल गई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। उन्होंने अपने पति का घर का रीति रिवाज को देखकर उन्होंने दंग रह गई। और जिस टीम टाउन की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, उन्होंने बचपन से ही सजावट करने में बहुत अच्छी तरह करती थी, इसीलिए अपने पति घर को अच्छी तरह से सजावट कर लिए। और वहाँ यहाँ नाम मात्र को भी ना थी, हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, एक उनके घर के सामने एक तरह की एक कुत्ते भी नहीं था। अपने घर में हाथ बैलों को क्या नाम है, यहाँ उनके घर में उनके सिवाय एक भी अधिक जानवर नहीं थे। और कोई सजी हुई सुंदर बहली तक भी ना थी, एक बहली तक भी उनके घर में नहीं था। और रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, उन्होंने रेशमी कपड़े और स्लीपरों को साथ में लाई थी। पर यहाँ भाग कहाँ, घर के सामने एक छोटे से पौधा भी नहीं था, एक छोटे गार्डन भी नहीं था, मकान में खिड़कियाँ तक ना थी, उनके घर में एक खिड़कियाँ भी नहीं रहते थे। और ना जमीन पर फर्शा, जमीन पर कोई एक फर्शा भी नहीं डाला था, ना दीवार पर तस्वीर दीवारों पर एक तस्वीर भी नहीं थे। किसके घर में? आनंदी के पति के घर में। और यहाँ सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। उन्होंने पूरे एक गांव के गम्मार के घर के जैसे उनको दिखाई पड़ी। किसकी? वो आनंदी को। और गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसे अनुकूल बना दिया। उनके मनचित जैसे वो घर को भी नीट से सजावट करके एक गृहस्थ जैसे सजावट कर लिए। कौन? आनंदी। कहाँ? गौरीपुर में बेनी माधव सिंह के बहू होने पर वो घर में ऐसे सजावट करके रखी थी, मानो उनके विलास के सामान कभी देखे ही नहीं था। उन्हें घर में विलास का अर्थ नहीं जाना है। और एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया। उनके देवर लाल बिहारी सिंह कौन है? आनंदी के देवर 2 पक्षियों को हाथ में लेकर उन्होंने अपने घर ले आया और भावज से बोला। भावज का अर्थ है यहाँ भाभी। भाभी कौन है? वो घर में आनंदी है। आनंदी से कहता है जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। वो जोर से क्या कहता है? इसे लेकर जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। किससे वो बात करता है? अपनी भाभी से। कौन? लाल बिहारी सिंह ने।
आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। ऑलरेडी आनंदी ने खाना पकाकर अपनी देवर को राह देख रही थी, लेकिन पूरे खाने होने के बाद देवर के हाथ में वो चिड़ियों को देकर आगे पकाना तो मुश्किल पड़ता है। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। नया व्यंजन करता है नया भोजन तैयार करने में लग गई। हांडी में देखा, एक बॉटल में देखता है तो घी पाँव भर से अधिक ना था। घी बहुत से बहुत कम था। बड़े करके बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। उन्होंने मांस पकाने समय में घर में रहने वाले घी सभी को मांस पे डाल देते हैं, लेकिन खाने समय में दाल को अभी घी डालने को कहता है। कौन? लाल बिहारी ने कहता है। और आनंदी ने कहा, तब आनंदी कहती है, घी सब मांस में फट गया। मैं धाने के समय में पूरे मांस के पात्र में पड़ गया है। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। उन्होंने जोर से चिल्लाता है लाल बिहारी ने आनंदी से, कल परसों तो बहुत से बहुत घी तो लाया है, आज के दिन खत्म हो गया है, ये कैसा होगा। तो जोर से चिल्लाता है, किससे? अपने भाभी के सामने। आनंदी ने उत्तर दिया कि आज तो कुल पाँव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। आज तो जरा रहता था, इसलिए मैं मांस पकाने के लिए उसको यूज़ कर लिया है। जिस तरह सूखी लड़की जल्दी से जल उठती है, आनंदी ने उत्तर में आज कहती है, जिस तरह मीन्स ऐसे सूखी एक लकड़ियों किस तरह जल उठती है, वैसा ही बातों बात में झगड़ा अधिक हो गई। और उसी तरह क्षुधा से भावना मनुष्य जरा सी बात पर थिनक जाता है। इसी तरह एक परिवार में भी छोटे छोटे विषयों को भी बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। ऐसा ही आनंदी का घर में भी ऐसा छोटा एक घी का विषय पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। यह भाभी का दुस्साहस की बात उनको बहुत क्रोध आ गई। तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। उन्होंने कहा है, ओहो, तुम्हारा घर में तो, तुम्हारा मायके घर में तो घी का नदी बहती है। स्त्री गालियों सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती है। एक स्त्री ने, एक बहू ने अपने तरफ से कितने बातें कहे तो वो सह लेती है, लेकिन मायके की अपनी माता जी के घरों पर बातें किए तो उसको बहुत क्रोध आ जाता है। आनंदी मुंह फेर कर बोला, इससे गुस्से से आनंदी भी कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, और वहाँ इतना घी नीति नाई कहर खा जाते थे। हमारे घर में नौकर तक घी खाकर जाते थे, और 9 लाख का एक हाथी भी मर गया था, इसको भी हमारे घर में कुछ नहीं कहते हैं। लाल बिहारी जल गए। ये बात को सुनकर हमारे घरों में हमारे तरफ से गांव वाले तरफ तक घी खाकर जाता है, यह बात सुनकर लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आ जाता है। थाली उठाकर पलट दी और बोली, जीभ चाहता है, जीभ पकड़कर खींच लो। वो कहता है, अपने खाने के थाली को उठाकर पलट देकर वो कहता है, मैं जीभ पकड़कर खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया। यह सुनकर आनंदी को बहुत गुस्सा आ जाता है, मुंह लाल हो गया। बोले, वहाँ होता तो आज इसका मजा चखाते, हमारे पति यहाँ रहे तो आज का तुम्हारा मजा था, ऐसे कहा। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। कड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। ऐसे बातों बात में उसकी खड़ाऊ कहे तो लाल बिहारी के स्लीपर चप्पल को लेकर अपनी भाभी को जोर से मारता है।
आनंदी ने हाथ से कड़ाऊ रोकी। आनंदी ने लाल बिहारी जब जोर से अपनी चप्पल को लेकर आनंदी तरफ फेंकता है, तब आनंदी ने अपने हाथ से रोक लिया है। सिर बच गया और पर उंगली पर चोट हो गई। वो उससे उसका सिर के पड़ने के वो स्लीपर से मार अपनी उंगली पर पड़कर उंगली चोट हो गई। क्रोध से मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपते हुए अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। इससे इस इंसिडेंट से उसको बहुत डर हो जाता है। इसीलिए उन्होंने आनंदी ने कांप कर अपने रूम में चले जाती है। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। अपने पति के सामने कोई भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे मर्द वाले के सामने किसी औरत भी डर लगती है और उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। ये पूरे इंसिडेंट को देखकर उन्होंने बहुत भय से अपने रूम में रह गई। कौन? आनंदी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। उन्होंने हफ्ते में एक बार शनिवार उन्होंने घर आया करते थे, लेकिन उन्होंने काम करने से जगह से अपने गांव दूर रहने के कारण हफ्ते में एक बार घर आते थे। कौन? श्रीकंठ कौन है? बेनी माधव सिंह के बड़ा पुत्र है और आनंदी की पति है। और बृहस्पति को यह घटना हुई थी। बृहस्पति का दिन का मतलब है थर्सडे, गुरुवार का दिन ये घटना अपने घर में हुई है। 2 दिन तक आनंदी खूब भवन में रही। 2 दिन से उन्होंने बहुत बेजार से रही और ना कुछ खाया ना पिया था। उनके रूम के अंदर में ही रही। उन्होंने 2 दिन से भी ना खाया था। उनकी बाट देखती रही। अपने पति की राह को उन्होंने देख रही थी। अंत में शनिवार को वहाँ नियमानुकूल संध्या समय पर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। उन्होंने शनिवार आने के समय अपने घर के सामने बैठकर अपने दोस्तों के सामने कुछ विचारों को, इधर उधर की बातें और समाज के बातें ऐसे करके रहे थे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। ऐसा ही रात 10 बजे से शाम से 10 बजे तक उन्होंने ऐसा बातें कर को लिए। बाद में गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसी आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि ना रहती थी। उन्होंने 10 बजे तक श्रीकंठ के साथ ऐसे बात करते थे कि उस दिन खाने को भी उन्होंने भूल जाते थे। श्रीकंठ को पिंड चुराना मुश्किल हो जाता था। उसके पीछे छुड़ाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पिंड चुराना ये मुहावरे शब्द है, इसका अर्थ है पीछे छुड़ाना। उसके पीछे छुड़ाने को मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़ी कष्ट से काटे। अपने पति शाम को आकर अभी मेरे साथ नहीं मिलने नहीं आया है। ये 2-3 घंटे उनको बहुत कष्ट लगी। किसको? आनंदी को। किसी तरह भोजन का समय आया। ऐसा ही भोजन खाने का समय भी आ गया। पंचायत उठी, एकांत हुआ। पंचायत का मतलब है उन्होंने दोस्तों ने पूरे के पूरे चले गए और एकांत हुआ मीन्स अकेले रहे। तो लाल बिहारी ने कहा, तब श्रीकंठ ने अपने दोस्तों ने पूरे चले जाने के बाद उनके छोटे भाई लाल बिहारी ने श्रीकंठ के सामने जाकर कहता है, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे और नहीं तो एक दिन अनंत हो जाएगा। वो कहता है भाभी को ज़रा सोच समझकर बात करने को तुम्हें समझाओ, लेकिन ऐसा ही बातें किए तो एक आगे के दिनों में अनंत हो जाता है। ऐसा लाल बिहारी ने अपने भाई के साथ कहता है। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दिए। अपने पिता ने भी अपने छोटे पुत्र के सामने उन्होंने साक्षी भी देते हैं। हाँ, बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। ऐसा घर में बहू आए तो बेटियां जैसे रहने चाहिए, लेकिन
अच्छा ऐसा ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। लाल बिहारी ने, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कर्मी कुहा नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? लाल बिहारी कहते हैं, वो बड़े घर की बेटी है, लेकिन हम भी इसका कम नहीं है। ये सुनकर श्रीकंठ को, आखिर विषय तो क्या है, सही तो बताओ। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यो ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। तुम्हारा बीवी, तुम्हारा पत्नी को अपने मायके घर के सामने हम कुछ भी नहीं है, ऐसा वादा करती है, ऐसा बात करती है हमारा घर में। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। श्रीकंठ ने क्या करता है, यह सुनकर अपने पिताजी, अपने छोटे भाई के बातें सुनकर वो खा पीकर कहाँ जाता है, आनंदी के पास जाता है। वह भरी बैठी थी। यहाँ हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? वो कहती है, अब मैंने कुशल तो हूँ, अब तुम कैसे हो? मैं भी आराम से हूँ। लेकिन ये घर में क्या है, ये घर में उपद्रव का क्या कारण है? आनंदी की त्योरियां पर भले पड़ गए। जुचलहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोले, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाँव मुँह झुलस दो। ये कहती है, तुमको किसने ऐसा तुम्हारा मन में आग को जलाकर भेजा है, वो अच्छी नहीं है। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। श्रीकंठ कहता है, तुम ये बात को कितने गुस्से क्यों करते हो? सही बात तो क्या है, तुम बताओ। ऐसे श्रीकंठ ने अपनी पत्नी आनंदी से पूछता है। आनंदी ने कहती है, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेरा है, मैं क्या करूँ, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है। नहीं तो गंवारा छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यूं ना अकड़ना। तुम्हारा भाई ने चपरासी गिरी कर तुम नहीं रहने समय में भी अपना स्लीपर से, अपने चप्पल से मुझे मारा है, इसको भी बड़ी क्या होना चाहिए। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। वो श्रीकंठ ने पूछता है, वो क्या हुआ है, इसी के बारे में तुम्हें सही से बताओ, मुझे कुछ नहीं पता चला है। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाँव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे ना रह गया। ऐसा